आज पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है गुडविल कोचिंग सेंटर ऑफ कॉमर्स में। और आज मैंने 11 का एग्जाम को देखते हुए फिर पुनः मॉडल सेट क्वेश्चंस 15 पे चर्चा करने जा रहा हूं, 50 क्वेश्चंस पे, जो आप लोग कॉन्सेप्ट वाइज समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि आप लोग का एग्जाम में ये मदद मिल सके। और इसी बात को मैंने ध्यान में रख करके आज हम लोग पुनः फिर मॉडल सेट 2 जो है, कल भी मैंने क्लास लिया था और आज भी 50 क्वेश्चन पर चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलते हैं सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में, फिर आज मतलब 50 क्वेश्चन पे बात करता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है वो दिया कि हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, यानी पुष्पालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया है। तो दोहरा जो डबल एंट्री सिस्टम जो लाने वाला व्यक्ति है, जो रूल डेबिट एंड क्रेडिट आया है, इसका ओरिजिन लुकास पेसियोली ने किया है। सुमा डे बुक एंथ्रोपेडिका बुक में पहला बार प्रकाशन किया था। ठीक है, और इस व्यक्ति का नाम, इसको हम लोग अकाउंट्स का फादर भी बोलते हैं, लुकास पेसियोली का। क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा कर रहा हूं कि व्हेन वाज द फर्स्ट बुक ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग पब्लिश। तो पुष्पालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित की थी। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा 1494 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वो है द branch of accounting which ascertain the cost of products and manufacture और services returned in business is now is। लेखांकन की कौन सी शाखा में व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं का उत्पादन लागत ज्ञात की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्शन को रॉ मटेरियल ला करके उस प्रोडक्ट को बनाने तक जो भी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। और सारे डेटा का अकाउंटिंग हम लोग सॉल्व फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, और ये दोनों की शुद्धता की जांच हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करते हैं। और टैक्स अकाउंटिंग तो टैक्स से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो क्वेश्चन नंबर डी होगा। तो यानी तीसरा का जो ऑप्शन होगा डी नंबर क्वेश्चन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर 4 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्वेश्चन है गैप का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ गैप इज। आप लोग को बताए थे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में सबसे पहले ये जो गैप लाया गया है, जनरल एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल आया है, ये मैन मेड के द्वारा पूरे विश्व में एप्लीकेबल हो और सभी व्यक्तियों की बात को समाहित करते हुए इस अकाउंटिंग पॉलिसी को लाया गया। इसलिए इसका गैप का जो फुल फॉर्म होगा वो आपका होगा जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होगा आपका, इसका होगा जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, प्रोविजन भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो आपका बी नंबर होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन एज पर डबल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, यानी एज पर डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, दोहरा पहलू धारणा के अनुसार ये कौन सही आंसर होगा इसका डबल एंट्री सिस्टम का। तो आप लोग को बताए थे कि जो अकाउंटिंग इक्वेशंस है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यानी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस क्या होता है कैपिटल, दो हैंड होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जैसे परचेज बराबर सेल्स, नो। ठीक है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, ये हैंड आपका सही। देखिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में हम लोग पढ़े थे कि ये लायबिलिटी साइड है, ये अमाउंट है, और ये मेरा एसेट्स है, और ये मेरा अमाउंट है। हमेशा बैलेंस शीट दोनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये एसेट साइड है, जितना एसेट का वैल्यू होगा उतना लायबिलिटीज और कैपिटल मिला के होगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दोनों इक्वल होना चाहिए तराजू के जैसे। तो क्वेश्चन का जो जवाब है वो बोल रहा है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू क्या होगा, एसेट्स होगा। तो यानी कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर क्या होगा, एसेट्स होगा। कैपिटल प्लस एसेट्स, नो, इसका आंसर नहीं होगा। फिर आपका दिया कैपिटल बराबर लायबिलिटी, ये भी नहीं होगा, यानी इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू क्या होगा,
एसेट्स, यानी इसका बी नंबर सही ऑप्शन होगा। बिना लेट किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज क्रेडिट ऑफ बिजनेस ड्यू टू, स्वामी को व्यापार के लेनदार डॉट डॉट के कारण माना जाता है। क्या माना जाता है? आप लोग को हमने बताए थे जी कॉन्सेप्ट में कि हर कॉन्सेप्ट का मीनिंग उसी से पता चलता है। तो ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ये जो कॉन्सेप्ट आया है वो एंटिटी कॉन्सेप्ट में आया है, यानी इसका सही आंसर आपका बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज, रोकड़ प्रवाह विवरण है। तो आप लोग हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताए थे चैप्टर 4 में जो दिए हैं, एस 32 दिया हुआ है आपका। एस 1 में आपका डिस्क्लोजर अकाउंटिंग है, एस 2 में आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर है। तो जब कैश फ्लो की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा एस 3, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। और इसमें 26 में आपका इंटेंजिबल प्रॉपर्टी आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो जब भी हम लोग बात करें तो मोटा मोटी ये दिमाग में आप लोग सेट कर लेना, कुछ जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, 1, एस 1, एस 2, एस 3, एस 6, एस 10 प्रॉपर्टी है, फिर 14 एस एमालगेमेशन है, और एक 26 जो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। ये 32 में से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5-6 स्टैंडर्ड जो इंपॉर्टेंट बार बार रिपीटेड होते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो अभी पूछ रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना में आएगा? 3 में आएंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सीधा 8 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जीएसटी स्टैंड्स फॉर, जीएसटी का अर्थ क्या है? तो क्लियर है, गवर्नमेंट एंड सर्विस टैक्स, नो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुजरात टैक्स नहीं होगा, गुड सप्लाई टैक्स नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? फिर वही चीज आ गया जो हम लोग पीछे क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन से लिए थे, एसेट्स प्लस लायबिलिटीज बराबर कैपिटल नो। अगर वो माइनस होता तो इक्वेशन सही हो जाता। आपका ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है इसको हम लोग ध्यान देना है। बी में आपका ऑप्शन है एसेट्स प्लस लायबिलिटीज, इसके एसेट्स प्लस कैपिटल बराबर लायबिलिटीज नो, ये भी गलत है। सी ऑप्शन है आपका लायबिलिटीज माइनस कैपिटल बराबर एसेट्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन इसका देखिए तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज बराबर कैपिटल, ये क्वेश्चन आपका सही है। देखिए इसमें हमने बताया था बैलेंस शीट में कि अगर ये लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट दिया हुआ, ठीक है, ये मेरा एसेट साइड है, तो ये इक्वेशन देख लीजिए। अगर एसेट्स में अगर हम लोग लायबिलिटी घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? कैपिटल निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग फार्मूला जो बनाते हैं कभी मतलब अपोजिट साइड आएंगे तब कभी फार्मूला प्लस नहीं होगा। एक साइड से जब भी दूसरा साइड आएंगे आप हमेशा फार्मूला माइनस होगा। तो एसेट्स में लायबिलिटी घटाएंगे तो क्या निकल जाएंगे? कैपिटल आपका निकल जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? टी नंबर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन पे ही बात करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर जो 10 आपका है, IFRS फुल फॉर्म इन IFRS इज, तो क्या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम नो, इंटर फर्म रिपोर्टिंग सिस्टम नो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, सिस्टम नहीं स्टैंडर्ड है। इसका सही आंसर आपका होगा सी नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांजेक्शन्स मीन्स लेन देन का क्या अर्थ होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें मनी का रूप में होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग होगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कोई भी हम लोग गुड्स जो परचेज करते हैं और सेल उसका हम लोग वैल्यू लगाते हैं, इस टर्म्स ऑफ मनी में होगा। इसका एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मनी नो, एक्सचेंज ऑफ मनी ओनली नो। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट हम लोग 12th पे चल रहे हैं। द लेफ्ट हैंड साइड ऑन अकाउंटिंग इज नाउ इज, खाता के बाएं पक्ष को क्या कहा जाता है? तो लेफ्ट साइड में हम लोग डेबिट साइड कहते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग बोल दे रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर
ये नंबर होगा, बाकी रॉन्ग है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। द क्रेडिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट इंडिकेट, व्यक्तिगत खाते के क्रेडिट शेष बताता है। तो आप लोग बताए थे कि डेबिट साइड में एसेट शो करता है, डेबिट साइड में हम लोग जब भी बात करते हैं तो एसेट शो करता है, और क्रेडिट साइड में हमेशा पेबल शो करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो अमाउंट पेबल होगा, ये ऑप्शन होगा। बाकी ये आपका डेबिट साइड में पर्सनल अकाउंट में ये रिसीवेबल शो करता है, बाकी कैश इन हैंड ये सब डेबिट आइटम है। तो क्रेडिट साइड पूछा इसलिए इसका अमाउंट पेबल या बिल्स पेबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, टू विच अकाउंट वुड बी इंटर्ड इन गुड्स गिवन चैरिटी, दान के लिए दिया गया माल किस खाते के अंतर्गत आता है? तो सेल्स अकाउंट में नहीं आएंगे, परचेज अकाउंट में आएगा। किस अकाउंट में हम लोग शो करते हैं? परचेज अकाउंट के अंदर, यानी चैरिटी टू परचेज लिखते हैं। ठीक है, इसका सही ऑप्शन बी नंबर होगा। कैश अकाउंट नहीं होगा, नन अकाउंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया हुआ है, पेड कैरेज चार्जेज ऑन कैरिंग फर्नीचर विच अकाउंट इज डेबिट। जब हम कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उसका हम जब भाड़ा देते हैं, यानी फर्नीचर की ढुलाई भाड़ा दिया, इसके लिए कौन सा खाता डेबिट होगा? तो अगर हम इसका बात करें तो हमेशा कैरेज इनवर्ड सिर्फ हम लोग डेबिट नहीं करना, इसका अगर पूरा कंप्लीट अगर बोला जाए, ये भी नहीं होगा। कैरेज इनवर्ड डेबिट नहीं होगा, कैरेज आउटवर्ड नहीं, फर्नीचर नहीं। जब भी हम लोग डेबिट करेंगे तो कैरेज ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में कैरेज इनवर्ड नहीं, कैरेज ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सिर्फ कैरेज डेबिट कर सकते हैं, लेकिन इनवर्ड आउटवर्ड से इसको कोई मतलब नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा कैरेज ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हम लोग अभी तक 15 क्वेश्चन पे चर्चा कर दिए हैं। बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 16। हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम लोग जो बनाते हैं वो कस्टमर को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, जो भी आता है। क्योंकि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ये जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उस समय का चैप्टर है जिस समय आपका समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था, और ये कुछ समस्या पैदा हो जाता था। मेन जो पासबुक बैंक में होता था और कस्टमर के भी पास एक कैशबुक होता था, और पैसा कहीं जाता नहीं था, लेकिन जो दोनों बैलेंस है पासबुक और कैशबुक का मिलता नहीं था। कुछ ऐसे रीजन आते थे जो दोनों टेली नहीं करता, और उसी को मिलाने के लिए जो हम लोग बनाते हैं उसको बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। और ये कस्टमर को ध्यान में रखकर बनाते हैं, कस्टमर ऑफ द बैंक। इसका नहीं सही ऑप्शन आपका ये नंबर होगा, बैंक नहीं, क्रेडिटर नहीं, कस्टमर ऑफ द बैंक। क्वेश्चन नंबर 17, मेथड ऑफ प्रिपेयर्ड, मेथड ऑफ, हाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस इज आर, तलपट बनाने के लिए कौन सा विधि हम लोग प्रयोग करते हैं? तो देखिए, बैलेंसिंग मेथड को भी हम लोग प्रयोग करते हैं, टोटल मेथड भी हम लोग प्रयोग करते हैं, और डायरेक्ट मेथड से भी हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी नंबर होगा, बोथ, यानी टोटल एंड बैलेंस मेथड्स। अब क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18, क्वेश्चन नंबर 18, अब रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, एरर का। देखिए, तो गुड सोल्ड टू राजू वर्थ 650 वाज इंटर्ड इन अकाउंट 500। हम लोग ने राजू के पास 650 का गुड्स बेचे थे, लेकिन उसके खाते में मैंने 500 अकाउंट्स में कर दिया। तो मैंने आप लोग को बताया था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ह्यूमन बीइंग का एक नेचुरल नेचर होता है कि जब आप कुछ भी करेंगे तो कुछ ना कुछ गलती होते हैं। तो मैंने बताया था कि इसके जो एरर है, बेसिक जो एरर है, जो हम लोग गलती करते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर अगर गलती करते हैं तो एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। अगर हम लोग रिकॉर्ड करने छोड़ देते हैं तो एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं। अगर कहीं साइड गलती करते हैं, समझ रहा है, तो एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। और टोटलिंग अगर कमीशन हम लोग बैलेंस में अगर ये करते हैं और अगर साइड मिस्टेक करते हैं तो हम लोग ये बताते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं, देखिए एरर मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल के अधीन है। देखिए, उसके 650 का बेचा, रिकॉर्ड कितना किया 500, छूट कितने गए 150। तो यही चीज को हम लोग सुधार देना, इसका सही ऑप्शन आपका 150 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया हुआ, सेल्स टू राम, राम के पास मैंने 500 का पोस्टेड किया अकाउंट, लेकिन उसके वुड इफेक्ट हमने 50 किया। राम को 500 की बिक्री
किया, लेकिन लेजर में मैंने 50 ही शो किया। तो बताओ राम के अकाउंट्स पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। जब हम लोग राम का अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम लोग 450 रुपया उसको शो करना पड़ेगा। तो बोला किस अकाउंट में प्रभाव पड़ेगा, तो राम के अकाउंट में। ठीक है, लेजर में मैंने गलती किया है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिसिएशन इन चार्ज ऑन। जब हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से बनाते हैं, सरल रेखा पद्धति के द्वारा ह्रास प्रभावित किया जाता है, तो क्या किस वैल्यू पर हम लोग लेते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, क्लोजिंग नहीं होगा। जब भी हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से बनाते हैं तो ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू से हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं, और ये हमेशा सीधा जाता है। इसको हम लोग फिक्स मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं। फिक्स मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू पर निकालते हैं। इसका सही आंसर सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक संपत्ति का मूल लागत 250, उसका अवशिष्ट मूल्य आपका 15,000 है। अपलिखित मूल्य के विधि से 10% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष की ह्रास होगा, यानी ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू एक एसेट्स का 2.5 लाख दे दिया। ठीक है, अब डायमेंशनिंग मेथड से बोला, तो अब यहाँ पर ध्यान रखना, जब अभी अस्क्राइब वैल्यू को हम कोई यूज नहीं करेंगे। अगर रेट दिया रहेगा तो अस्क्राइब वैल्यू का कोई यूज नहीं करेंगे। तो बताइए 2.5 लाख का अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो 25,000 माइनस हो जाएगा। तो 25,000 जब माइनस करेंगे तो 2,25,000 बचेगा। फिर इसका हम लोग निकालेंगे तो 22,500 आएगा। तो पूछ रहे सेकेंड ईयर का क्या डिप्रिसिएशन होगा, तो सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन अगर बोला जाए तो ये नहीं, ये आपका 22,500 होगा, यानी इसका सही ऑप्शन सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन गोज ऑन। अस्थायी प्रभाग विधि से ह्रास की राशि हम लोग कैसे लगाया जाता है डिप्रिसिएशन मेथड से, तो उसमें जो होता है ना फिक्स मेथड में डिप्रिसिएशन नहीं घटता, वो कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लेते हैं 20,000 है वैल्यू, अगर इसका हम लोग 10% अगर 2,000 लगा फर्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर में जैसे 18, तो रिटर्न डाउन वैल्यू पर नहीं लेना, फिर हम लोग ओरिजिनल वैल्यू पर ही हर साल डिप्रिसिएशन निकालते हैं, यानी नेक्स्ट ईयर में भी 2,000 लगेगा, यानी ये डिप्रिसिएशन चेंज होने वाला नहीं, वो कांस्टेंट रहता है, यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर होगा। हम लोग 22 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नेक्स्ट पर बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर जो 23 है, एक ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू एंड एसेट फ्रॉम बाई काउजेज इज कॉल्ड। एक संपत्ति का मूल्य किसी कारण से होने वाले धीरे धीरे अस्थायी कमी को क्या कहते हैं, धीरे धीरे जो कमी होता है उसको क्या बोलते हैं। उस कोई भी प्रोडक्ट को अगर हम लोग यूज करते हैं, उसकी वैल्यू में जो कमी होता है, यानी एसेट यूज एंड डिक्रीज इन वैल्यू, उसे हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एक्सपेंसिव लॉस नहीं, एप्रिसिएट नहीं, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जर्नल एंट्री फॉर परचेजिंग मशीन वर्थ 50,000 इन कैश विल बी। 50,000 का मूल्य की एक मशीन खरीदी गई, खरीदने पर की जाने वाली जनरल प्रविष्टि होगी। क्या इसकी जनरल प्रविष्टि होगी, जब हमने क्या खरीदा बताइए, तो हमने एक मशीन खरीदा है, तो जब मशीन खरीदा तो हम लोग परचेज नहीं लिखना है, तो वो सामान प्रॉपर्टी पता चल जा रहा है, तो हमेशा डेबिट जनरल एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, यानी इसका परचेज टू कैश नो, कैश टू मशीन नहीं, हमने मशीन खरीदा है, मशीन टू परचेज भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी डी नंबर ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पे चर्चा कर रहे हैं, डिस्कार्डिंग द वर्ल्ड मशीन ड्यू टू न्यू इन्वेशन इज कॉल्ड। नए आविष्कार के कारण पुरानी मशीनरी बेकार हो जाने को कहलाता है। इसको हम लोग अपप्रचलन यानी ओब्सोलेशन कहते हैं। अगर अवशेष बच जाता है उसको डियर वेयर टीयर बोलते हैं। इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑब्सोलेशन हो जाएगा अपप्रचलन के कारण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑन 1/1/2011 को एक ड्रॉप बिल वाई 20,000 फॉर 3 मंथ, द मेच्योरिटी डेट विल बी। एक ने 1/1/2011 को इसने एक बिल एक्स ने वाई पर लिखा, और उसका जो मेच्योरिटी डेट मिला वो 3 मंथ का मिला हुआ है ड्यू डेट। तो इसका मेच्योरिटी डेट क्या होगा, तो बताइए 1 जनवरी से 1 फरवरी 2024, 1 मंथ जाएगा।
फिर 1 फरवरी से 24 टू 1 मार्च चल गया, फिर 1 मार्च 2024 टू 1 अप्रैल 2024। ठीक है, ये आया। लेकिन हम लोग बिल के ट्रांजेक्शन में ग्रेस 3 दिन और प्लस कर देते, तो 3 यानी इसका मेच्योरिटी डेट आपका 4/4/2024 होगा, यानी 4/4/2024 होगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो आपका होगा वो आपका सी नंबर। इस तरह हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज में बताए थे ड्यू डेट निकालने के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, 27 पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए बोल रहा है क्या, इन कैश ऑफ, है ना, सडन हॉलीडे मैच्योरिटी डेट फेल्स ऑन, आकस्मिक छुट्टी हो जाने पर परिपक्वता तिथि होती है। जब भी कोई घटना टेंडम हो जाती है और मैच्योरिटी डेट आपका हो गया, तो वैसे सिचुएशन में नेक्स्ट जब भी खुलेगा तब आपको पेमेंट करना है, कोई डिजोनर होने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर प्लानिंग छुट्टी रहता तो आपको प्रीवियस डेज में पेमेंट कर देना था, तो इसका आंसर वो होता। लेकिन अभी आपका आंसर नेक्स्ट डे होगा। ठीक है, सेम डे नहीं कर पाएंगे, आफ्टर डे भी नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 पर बात करते हैं। नोटिंग चार्जेस पेड टू द नोटरी पब्लिक बाई, हम लोग नोटिंग चार्ज को द्वारा किसके द्वारा भुगतान किया जाता है, तो इंडोर्सी के द्वारा, यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन 29 में दिया हुआ है, इफ ए पेमेंट इज नॉट मेड ऑन ए बिल ऑन ड्यू डेट देन इट इज कॉल्ड, यदि विपत्र को भुगतान तिथि को नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं। इसका सही ऑप्शन आप लोग को बता दे रहे हैं, ये दोनों तो आपका ऑप्शन नहीं होंगे। इसका सही ऑप्शन डिजॉर्निंग बिल होगा। हम देख लेते हैं, इसका 2 ऑप्शन इस साइड में है, सी नंबर होगा, सी नंबर, डिजॉर्निंग ऑफ द बिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे बात करें, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से लिखा, इसमें हमने 3 पार्टी बोले थे, ड्रोवर, ड्रोई और पेई। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 3 पार्टीज होता है, यानी बी ऑप्शन होंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट वाइज है, इस सब चीज को हम लोग जानेंगे तो तुरंत मार देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पर हम लोग बात कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक। दूसरा ऑप्शन है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तीसरा ऑप्शन है सेल्स माइनस परचेज। और चौथा ऑप्शन नेट प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट बराबर बोला जाए तो इसका सही ऑप्शन बी नंबर होगा। अगर सेल्स में सेल्स जो नेट सेल भी हो सकता है, अगर नहीं तो इसी को हम लोग नेट सेल मानते हैं, यानी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी हम लोग किसी भी बिजनेस का अगर प्रॉफिट निकालना है तो सेल्स में अगर कॉस्ट घटा देंगे तो उसका जीपी निकल जाए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, प्राइमरी एक्सपेंसेस डिस्काउंटेड ऑन इशू शेयर्स ईटीसी आर एग्जांपल ऑफ, ऐसे एसेट्स को हम लोग फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। आप लोग को बताए थे कि जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं जिसका वैल्यू अगर अप के जगह डाउन हो जाता है तो वो सारे एसेट फिक्टिशियस एसेट होते हैं, लिक्विड नहीं होंगे, वास्टिंग एसेट नहीं होगा, ये फिक्टिशियस एसेट होगा। इसका सही आंसर सी नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 पे बात कर रहा हूँ, एडजस्टेड परचेज बराबर क्या होगा। तो आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए, एडजस्टेड परचेज बराबर, उसमें सारे समय होता है नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग, मतलब उसमें सारे काम ओपनिंग क्लोजिंग का किया हुआ रहता है, इसलिए आपका नेट सेल प्लस ओपनिंग स्टॉक नो क्लोजिंग होगा। उसी तरह ओपनिंग स्टॉक ये नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन होगा नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्वेश्चन नंबर 33 का। अब हम लोग क्वेश्चन 34 पे बात कर रहा हूं। डायरेक्ट ये सब कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, समझने से हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन मार देते हैं, प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं करना इसको। चलते हैं, बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ पैकिंग इज चार्ज टू, पैकिंग की लागत को प्रभावित किया जाता है, कहा हम लोग इसको शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ पैकिंग चार्जेस की बात किया जाए तो इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35, वेजेज एंड सैलरी डेबिटेड टू, मजदूरी और वेतन को
डेबिट किस में किया जाता है? तो जब सैलरी पहले रहता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, लेकिन अगर वेजेस पहले रहेगा तो इसको हम लोग सो ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ये नंबर ऑप्शन होगा। अभी तक हम लोग 35 क्वेश्चन तक चर्चा कर दिए। अब क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 36 से लेके 42 तक। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन आगे ट्रायल बैलेंस के मदद से इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है। ये आपका ट्रायल बैलेंस है और इसी के मदद से हम लोग को क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, इसी के आधार पर यहाँ टेबल भी सामने रखना पड़ेगा और क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए, नेट परचेज। तो हम लोग ये बताए थे आप लोग को कि नेट परचेज की जब हम लोग बात करते हैं तो परचेज में क्या घटाते हैं? परचेज रिटर्न। देखिए अभी आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेज, परचेज 30,000 है और परचेज रिटर्न आपका 1,000 है। तो चलिए परचेज में अगर हम लोग परचेज रिटर्न घटा देंगे 30 में 1,000, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 29,000। ये टेबल का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए 36 का। इसका सही ऑप्शन आपका 39 हो जाएगा, ठीक है। 36 का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 29,000 होगा, क्योंकि 30,000 में 1,000, क्योंकि परचेज रिटर्न हमेशा क्रॉस क्रॉस होता है। फिर उसी प्रकार से पूछ रहा है नेट सेल। तो देखिए नेट सेल भी देखिए 50,000 है, सेल उसमें सेल्स रिटर्न घटा दो, तो इसका सही ऑप्शन आपका आ जाएगा 47,000, यानी इसका सी ऑप्शन आ जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग क्वेश्चन फिर आगे बात करते हैं 38। हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट के वीडियो में भी बताए थे, ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। फिर आ गया क्वेश्चन कि अगर क्लोजिंग स्टॉक 80,000 हो, इसको सॉल्व कीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर 80,000 दिया हो तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इफ क्लोजिंग स्टॉक 80,000 देन ग्रॉस प्रॉफिट विल बी। तो हम लोग निकालेंगे, देखिए जब इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन निकल जाएंगे आपको। देखिएगा थोड़ा सा हम लोग पीछे जाना पड़ेगा टेबल की मदद से। हमको क्लोजिंग स्टॉक 80,000 दिया है और पूछ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इसी टेबल के सहारे से हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए परचेज आपका कितना है? 30,000। डेबिट साइड हम लोग लिख रहे हैं, परचेज आपका 30,000 है, उसमें परचेज रिटर्न 1,000 घटा दिए, तो नेट परचेज में हम लोग का 29,000 आ गया। इसमें से कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेज है क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेज आपका देख लीजिए, फर्नीचर रेंट। डायरेक्ट एक्सपेंसेज आपका ये 3,000, ये भी ऐड कर दो, हो गया 31,000। और इधर नेट सेल 47,000। 31 अगर हम लोग घटा देते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक भी था सॉरी, अगर पहले हम लोग क्लोजिंग स्टॉक अगर घटा प्लस करते हैं इसमें 80,000 18,000, तो ये मेरा हो जाएगा 65। अब 65 में अगर हम लोग 31 माइनस कर देंगे तो 34, ठीक है। नहीं नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 9 3 12 32 आया ना, 32 यानी 33 आ रहा है, 33, ठीक है। यानी ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका होगा वो 33 होगा। क्वेश्चन नंबर कितना था इसका? हम लोग सॉल्व थोड़ा सा ये होगा, इसका 23 आएगा ऑप्शन, ठीक है। देख लेते एक बार और हम लोग जो सॉल्व किए थे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से थोड़ा ध्यान दे लीजिए, ठीक है। देखिए परचेज आपका नेट परचेज 29,000 हो गया, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका 3,000 और ओपनिंग स्टॉक भी होगा, सॉरी ओपनिंग स्टॉक 10,000 था, ये छूट गया था। तो इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 1 3 42 आ गया, और इधर हम लोग का 65। अब 65 कैसे था? 50 में 3 घटे 47 और 18 जोड़े थे 65 आया था। अगर इसको हम लोग बात करते 47 हम लोग का नेट सेल था और 18 थे, इसको हम लोग ऐड किए थे 65 था। 65 में 42 अगर माइनस कर देते हैं तो हाँ एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो इसका सही आंसर होगा वो आपका 23,000 होगा, ठीक है। 3,000 यानी
क्वेश्चन नंबर जो आपका 38 है, इसका सही आंसर बी नंबर होगा सॉल्व करने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, तो रिजर्व रिजर्व ऑन डेटर एट द रेट 5%। अब हम लोग फिर थोड़ा सा बैक जा रहे हैं, उसके डेटर पर 5% है, तो इसका ऑप्शंस क्या होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं डेटर का अमाउंट कितना है, प्रोविजन निकालना है। देखिए डेटर का अमाउंट, डेटर का जो अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए, 20,000 है, और 20,000 का 5% प्रोविजन है, तो 1,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1,000। ठीक है, तो अभी पूछ रहा ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 39, वो पूछ रहा है रिजर्व ऑन डेटर्स 5%, तो प्रोविजन इसका क्या होगा? इसका सही ऑप्शन सी नंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग बात करते हैं, डिप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन फर्नीचर, उपस्कर पर 10% प्रतिवर्ष, तो ह्रास के बारे में पूछा है। अब देख लेना कि डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है, उस पर 10% डिप्रिसिएशन है। ठीक है, तो देखिए फिर टेबल का मदद लीजिए। हम लोग देखिए फर्नीचर का अमाउंट 6,000 है, और 6,000 का 10% निकालेंगे 600 आएगा, यानी इसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन, अगर हम लोग बात करें तो इसका ये नंबर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रीपेड एक्सपेंसेज विल बी, सो ये हम लोग बैलेंस शीट के, इसको हम लोग एसेट साइड में दिखाते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे हम लोग बात कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज विल बी शो इन, इसको हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हम लोग जब भी शो करेंगे तो बैलेंस शीट के कौन साइड हम लोग शो करते हैं, इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है और ऑप्शन उस साइड में है, हम लोग देख देते हैं इसी लायबिलिटी साइड ऑन द बैलेंस शीट, इसका सही ऑप्शन आपका अभी ए नंबर होगा। ठीक है, ये नंबर होगा, बाकी और नहीं होंगे, बाकी दो ऑप्शन हम लोग और देख लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। 43, अगर वो एडजस्टमेंट में होगा तो बोथ साइड, नो नो, सिर्फ आउट लायबिलिटी साइड। द फुल फॉर्म ऑफ, दिया हुआ क्वेश्चन में फुल फॉर्म डीएम डीबीएमसी, यानी डीबीएमसी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका आ जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मिसिंग सिस्टम नहीं, इसका सही ऑप्शन होगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 44 पे हम लोग बात कर रहे हैं, पूछ रहा है कि पंच कार्ड क्या है। ये पंच कार्ड एक इनपुट डिवाइस है, एंड आउटपुट डिवाइस है, एंड सॉफ्टवेयर है, एंड नन ऑफ द, एंड ए इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग 45 पे बात कर रहे हैं। ठीक है, देख लेना है 45 नंबर क्वेश्चन, वेर यूज इन बिजनेसमैन इज, बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन दिया हुआ सॉफ्टवेयर यूज इन बिजनेसमैन इज, व्यवसाय प्रयुक्त सॉफ्टवेयर क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक सेपरेटर्स, वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा मैनेजमेंट, ऑल द अबव। जब भी हम लोग बात करते हैं व्यवसाय प्रयुक्त सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो इसमें ऑल द अबव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 जो दिया हुआ है, इफ द एल्गोरिथम इज पुट इन द फॉर्म ऑफ द डायग्राम, यदि एक एल्गोरिथम को चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो फ्लो चार्ट, फ्लो इलेक्ट्रिक डेटा, या तो इसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 46 का ये नंबर हो जाएगा। अब 4 क्वेश्चन मात्र बचे हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया, हाउ मेनी बीट्स मेक ऑन बैट, कितने बीट का एक प्रकार का बैट का निर्माण करते हैं, तो हम लोग जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन है 8 बीट का, सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 48, विच इज इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस उपकरण है। इनपुट डिवाइस की अगर हम लोग बात करें तो कीबोर्ड है, बाकी तो आउटपुट इफेक्ट्स ये सब हम लोग सारे आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड आ जाएंगे। 49 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन है, द सॉफ्टवेयर दैट प्रिपेयर्स वेजेज एंड सैलरी शीट ऑफ 1000 एंड एम्प्लॉइज एक्यूरेंसी एंड क्विकलीज, हजारों कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन पर्पज शुद्धता तथा शीघ्रता से किस में हम लोग करते हैं, जनरल लेजर में, इन्वेंट्री कंट्रोल में, अकाउंट रिसीवेबल में, पेरोल अकाउंटिंग में, इसमें अंदर हम लोग करते हैं। टैली लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, टैली लीजिए क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये कलेक्शन ऑफ डेटा,
पेरोल अकाउंटिंग या नॉन ऑफ दी, टेलीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसका सही ऑप्शन 50 का ये नंबर होगा। और हम लोग आज 50 क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा किए। ये आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस पीडीएफ को शेयर कर देंगे क्लासेस को, ताकि हर बच्चे को मदद मिल जाए। हम लोग का प्रयास है कि जो भी हो आपका एग्जाम अच्छा से जाए, आप बेहतर करें, यही हम लोग उम्मीद करके, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक दिन में सक्सेस नहीं करता है, लेकिन जो व्यक्ति अगर अच्छे से काम करते हैं, अच्छे मेहनत से अगर ईमानदारी पूर्वक से काम करता है, तो उसका एक दिन वो व्यक्ति अवश्य सक्सेस करता है। इसलिए आप लोग को मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप बाज बने, तोता नहीं। अभी आपको विपरीत परिस्थितियों को फाइट करते हुए संघर्ष करना, और आपका जो 11 और 12th जो है आपके क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बेस से आप आगे के जो भी आप प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे वो आपके लाभदायक के लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे। इसलिए अभी से आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है और ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करना है, क्योंकि शबनम के पत्ते नम नहीं होते, और लगन और परिश्रम करोगे तो उसका फल कभी कम नहीं होते। इसलिए हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है कि अभी जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप संघर्ष करोगे, और टारगेट को हमेशा हाई रखना। आप जितने ऊपर टारगेट रखेंगे, आपके उतने ही आप अचीव कर सकते हो। इसलिए आपको 2 वर्ष अज्ञातवास ले लेना है, एकदम इतने अच्छी तरह से ईमानदारी पूर्वक से आप क्लास करें, अपने माँ पिताजी के साथ, अपने गुरुजनों को ध्यान में रख करके आप मेहनत में कभी कंप्रोमाइज नहीं करें, और मेहनत से ही सारे रास्ते आपके खुल जाएंगे। इसलिए चलिए, इस वीडियो को आप लोग और अच्छे तरह से देख करके जो भी होगा आप कमेंट करके बताइएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि 11 को एग्जाम में अभी देखते हुए इसी प्रकार से वीडियो आप लोग को भेजते रहे। धन्यवाद।